इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 1। और ये हमारा आखिरी टॉपिक है चैप्टर का 4.4, लीनियर डायलैक्ट्रिक्स। और इसके कुछ हैं सब सब टॉपिक्स, उसमें से हम दो डिस्कस करेंगे आज। और इसमें जो लास्ट हम 2.4.2 में और 4.3 में हम जो डिस्कशन करते आ रहे हैं, हम ये इस चीज़ को भूल गए हैं कि पोलराइजेशन असल में पैदा हुई कैसे है, उसका कॉज क्या है। हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी जो ऑब्जेक्ट है पोलराइज्ड है, उसकी फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हम ये या फिर पोटेंशियल क्या है, वो हम चीज़ें देख रहे हैं। तो अब दोबारा वही क्वेश्चन पे मूव होंगे जो 4.1 में हमारा क्वेश्चन था, ये कॉज ऑफ पोलराइजेशन असल में क्या है। तो ये हमारी डिस्कशन होगी लीनियर डायलैक्ट्रिक्स में। लीनियर डायलैक्ट्रिक्स, तो ये डायलैक्ट्रिक्स हैं स्पेशल, ये लीनियर। तो हम देख लीनियरिटी का मतलब क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है। तो अब से हम जो डिस्कशन होगी वो नहीं डायलैक्ट्रिक्स की होंगी जो लीनियर होंगे। तो पहले केस में हम देख लेते हैं ससेप्टिबिलिटी क्या है हमारे पास, परमिटिविटी क्या है, और डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो ये हमारे जो डिस्कशन है, मोड ऑफ डिस्कशन, जैसे मैंने बताया था लेक्चर ये स्टार्टिंग में, कि वो चेंज होगी। टॉपिक 4.2 और 4.3 में हमने कहा था कि भाई हमें नहीं पता किस तरह से ये पोलराइज हुआ है ऑब्जेक्ट, आपको दे दिया ये पोलराइज ऑब्जेक्ट, तो हमें सर्टेन पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ पोलराइज ऑब्जेक्ट की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी बताओ। तो हम ये इस चीज़ को रद्द कर दिया था, इस चीज़ को हमने हटा दिया था कि वो उसका पोलराइजेशन का कॉज क्या है, पोलराइजेशन हुई कैसे है। ये हमने 4.1 में डिस्कस किया था, लेकिन 4.2 और 4.3 में हमने इस चीज़ को अब वो हटा के सिर्फ पोलराइजेशन ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किया था। अब दोबारा वही क्वेश्चन जो 4.1 में था कि पोलराइजेशन का कॉज क्या है, वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे दोबारा। तो पोलराइजेशन का कॉज क्या था कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए तो वो पोलराइज हो जाता है। और अगर आपके पास पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये इनमें लिनियरिटी एक एग्जिस्ट करती है कि पोलराइजेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के। और अगर आप पोलराइजेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शन से आप इक्वलिटी बनाते हैं, तो वहाँ पे एक कांस्टेंट अपेयर होता है जो कि ये है काय ई है, इसे पढ़ते हैं। और इसका जो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे पास है लीनियर डायलैक्ट्रिक्स, बेसिकली डेफिनेशन ये है लीनियर डायलैक्ट्रिक्स की। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी डिपेंड करती है एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पे ऑफ द सब्सटेंस, और दूसरा हमारे पास एक्सटर्नल कंडीशंस सच एज टेम्परेचर। तो ये सब्सिबिलिटी की डिपेंडेंस है कि आपके पास माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या आपके मटेरियल का उस पर डिपेंड करेगी, और एक्सटर्नल कंडीशंस पे भी ये डिपेंडेंट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस एक्सप्रेशन में यूज़ की गई है वो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये नहीं है वो आप कहें कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर वो, देखें एक तो आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसे हम प्लेस करते हैं इसके अंदर। लेट से मैं यहाँ पे पिक्चर बनाना चाहूँ कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर आप ऑब्जेक्ट इसमें प्लेस कर दें ये, और डाइलेक्ट्रिक है ये इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी इस ऑब्जेक्ट को पोलराइज, इसको ऑब्जेक्ट को पोलराइज कर दिया, और इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कह देता हूँ ई नॉट, इसको कह देते हैं हम ई नॉट। ठीक है, ये जो एक्सटर्नल है, अब ये इसने कर दिया इसको पोलराइज। जब इस ऑब्जेक्ट को इसने पोलराइज कर दिया है, तो इस पोलराइजेशन की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये पोलराइजेशन की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और इसको मैं लिख सकता हूँ ई पी। अब ये जो पोलराइजेशन है फिर ये दोबारा करेगी कि वो आपने फिर वो मटेरियल में भी जा रही है ये पोलराइजेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोबारा उसको वो पोलराइज कर देगी, इसकी वजह से ईपी की वजह से भी पोलराइजेशन होगी। और जब ये होगी तो फिर दोबारा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी भी होगी। तो ये आप देख रहे हैं सॉर्ट ऑफ रिकर्सिव प्रोसेस है कि वो आप एक्सटर्नल फील्ड में जब पोलराइजेशन रख देते डायलेक्ट्रिक देते हैं, तो उस पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे जनरेट होती है वो दोबारा उसको पोलराइज कर देती है, फिर वो जो पोलराइजेशन होगी फिर उसकी वजह से दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये रिकर्सिव प्रोसेस से बचने के लिए, जो एक तो पहली बात है कि मैंने सारे टोटल को कहा हुआ है, ये इसको ये कहा हुआ है, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस सारे से ये बचने के लिए बेहतर ये होता है कि आप डिस्कस करें डायल इसको सिंपलेस्ट अप्रोच आपकी ये होगी कि आप डील करें डायल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट से। तो अब आप यहाँ पे कुछ एसेंसेस की देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्यों यूजफुल है।
तो अब बजाय बजाय कि आप वहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड से डील करते फिर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट से डील करें, वो ज़्यादा आसान है। तो ये जब आपके पास मीडियम लीनर है तो D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस पोलराइजेशन। ये है पोलराइजेशन की डेफिनेशन जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको शो की थी। यहाँ पे भी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पोलराइजेशन की डेफिनेशन हमारे पास ये है। यहाँ पे E आप कॉमन ले लें, और यहाँ पे एक और चीज़ मैं डिफाइन करना चाहूँगा, वो है ये चीज़, ये हमने डिफाइन किया, आप ट्रिपल इक्वल देख रहे हैं। तो इस केस में आप ये देख रहे हैं कि डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नजर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के, और जो आपके पास ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये परमिटिविटी ऑफ मटेरियल है, ये आपके पास है ससेप्टिबिलिटी। ठीक, तो ये आपके पास डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट आ गया, और जैसे मैंने बताया ये परमिटिविटी ऑफ मटेरियल है। और अगर आप इसमें रिमूव करना चाहें एप्सिलॉन नॉट को, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को, तो आप एक और कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मैंने क्या किया इसमें, इसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड किया, पूरे एक्सप्रेशन को इसको भी एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड किया, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। तो रिलेटिव परमिटिविटी आप कहीं इसे, या फिर आप इसे कहीं बेहतर वर्ड होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, 1 + E इज इक्वल टू एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन 1। तो ये इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपके पास जो चीज़ मेजरेबिलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो चीज़ है आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये ज़्यादा यूज़फुल है। तो आप इसके टेबल्स भी देखेंगे तो इसी चीज़ से आप एक और चीज़ डिफाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं मटेरियल्स, जो ब्रेक डाउन है, या फिर आपके पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है उसकी। तो रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा यूजफुल है। तो ये रही हमारे पास लीनियर मीडिया में आपके पास जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल्स टू है इसके। और फिर दोबारा एक, क्या आपने भी यहाँ पे देखा कि सिंस पी एंड डी आर नाउ प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपने देखा पी भी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपके पास डी भी प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो अम, यहाँ से आपको मैसेज आ जाना शुरू होता है, डज इट नॉट फॉलो दैट देयर कर्ल मस्ट वैनिश। तो जैसे आपके पास अगर पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी भी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल जीरो है हमें पता है कि वो तो जीरो होना चाहिए हमेशा, तो क्या डी का भी कर्ल जीरो होगा और पी का भी कर्ल जीरो होगा? तो ऐसा नहीं है। पहले भी हम देख चुके हैं कि ऐसा नहीं हुआ, और अब भी देखेंगे कि ऐसा नहीं है। वो क्यों नहीं है, आप एक छोटी सी एग्जांपल देखेंगे कि मैंने दो मीडियम लिए हैं, ये डायलैक्ट्रिक है और ये ऊपर वैक्यूम है, ये वैक्यूम है नीचे डायलैक्ट्रिक है। अब यहाँ में मैं क्लोज लूप इंटीग्रल लेता हूँ, यहाँ इसका क्लोज लूप मैंने इंटीग्रल लिया। अब देखें नीचे ऊपर जो पोलराइजेशन जीरो है, और नीचे पोलराइजेशन आपके पास जीरो नहीं है, तो ये आपके पास जो क्लोज लूप इसका इंटीग्रल ऑफ पोलराइजेशन जीरो नहीं आएगा। जब ये जीरो नहीं है तो स्टोक्स थ्योरम के मुताबिक आपके पास कर्ल भी पोलराइजेशन का जीरो नहीं होगा। लेकिन इस केस में भी आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल है वो जीरो होगा। तो क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप बेशक इसी क्लोज लूप पे इंटीग्रल ले लें, लाइन इंटीग्रल ले लें, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पे जीरो मिलेगा। और इसमें भी अगेन फिर एक और स्पेसिफिकेशन या हम अप्लाई कर रहे हैं कि अगर आपके पास जो पूरा स्पेस है वो होमोजीनियस लीनियर डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है, ठीक है, तो होमोजीनिटी ऑफ स्पेस है कि आपके पास पर किसी भी पोजीशन पे जाएं आपको सेम मिलेगा वो लीनियर डाइलेक्ट्रिक। तो आपके पास पूरा जो स्पेस है वो बढ़ा हुआ है इससे, लीनियर डाइलेक्ट्रिक से। तो इस केस में आपके पास जो डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो एफ होगी, और कर्ल ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो होगा। तो अगेन आपके पास ये पर्टिकुलरिटी एक खास केस है कि अगर आपके पास पूरा जो स्पेस है वो होमोजीनियस लीनियर डाइलेक्ट्रिक है, तो फिर आपके पास जो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो ऑफ है। तो ये जनरली कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होता, एक खास केस है, वो ये केस है हमारे पास होमोजीनियस लीनियर डाइलेक्ट्रिक। ठीक, तो आपके पास इस केस में डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट वी वैक्यूम, और वी वैक्यूम हमारे पास है फील्ड। कि अगर आपके पास इसके ये केस है लीनियर डाइलेक्ट्रिक का, तो आप ये करें
कि आप पूरे जो डाइलेक्ट्रिक की जगह पे रिप्लेस कर दें फ्री चार्ज डेंसिटी को। फ्री चार्ज डेंसिटी से आप निकाल लें इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट गॉस लॉ को यूज़ करके। तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट जब आप निकाल लेंगे तो वो बिल्कुल इक्वल होगा कि जैसे आपने वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट टाइम, एप्सिलॉन नॉट टाइम। या फिर आपने यहाँ से अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वैक्यूम में जो है, तो एप्सिलॉन नॉट ये है। तो अगेन कि लीनियर आपके पास अगर होमोजीनियस लीनियर डाइलेक्ट्रिक है पूरे स्पेस में, तो जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बिल्कुल ऐसे होगी जैसे वैक्यूम की इलेक्ट्रिक फील्ड को आप मल्टीप्लाई कर दो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से, तो वो आपके पास रिजल्टिंग होगी, ठीक है। या फिर आपके पास जो रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वैक्यूम से वो डिक्रीज इतने टाइम इंक्रीज कर जाएगी। तो इस केस में हमारे पास ये देखें, जो मैंने रिजल्ट पीछे कुछ स्लाइड पे शो किया था आपको, डी इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन ई एप्सिलॉन ई, ये परमिटिविटी ऑफ मटेरियल है। तो इसे रीअरेंज करके आप ये देख सकते हैं। और एप्सिलॉन की जगह पे आपके पास डी डी है, डी की जगह पे अगर आप प्लेस करें जो मैंने अभी रिजल्ट शो किया है, वो एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे पुट करेंगे आप, आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय एप्सिलॉन, और साथ आ जाएगा ये ई वैक्यूम। तो ये आपने देखा, याद होगा अभी आपको कि यही तो हम देख चुके हैं, एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये इन्वर्स है इसका, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट ओवर एप्सिलॉन है, तो 1 ओवर एप्सिलॉन और आ जाएगा, तो वैक्यूम है। अगर आपके पास पूरा स्पेस में लीनियर होमोजेनियस लीनियर डाइलेक्ट्रिक है और आपको पास अगर वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वैक्यूम में पहले से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और अगर आप वैक्यूम उसी वैक्यूम में को रिप्लेस कर देते हैं लीनियर होमोजेनियस डाइलेक्ट्रिक से, तो आप ये चाहते हैं कि रिजल्टिंग अब क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक से रिप्लेस करने के बाद। तो सिर्फ आप उस मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दें वैक्यूम की फील्ड को, तो आपको रिजल्टिंग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। इस केस में आप एग्जांपल देख लें। अगर आप, मैं क्या करता हूँ कि एक फ्री चार्ज को इम्बेड कर देता हूँ इसमें डाइलेक्ट्रिक में, ठीक है। तो एक मेरे पास को लार्ज डाइलेक्ट्रिक है, उसमें मैं फ्री चार्ज इम्बेड कर दूँ जो कि क्यू है, तो फिर आप देखें क्या होगा। तो रिजल्ट हमारे ये रिजल्ट ये बताता है कि जो आपके पास रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ये होगी, ठीक है। तो ये हमने क्या बताई है, वैक्यूम में अगर ये फ्री चार्ज वैक्यूम में होता तो क्या होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास अगर ये ऑब्जेक्ट वैक्यूम में होता। तो ये रिजल्ट मुझे ये बता रहा है कि मैंने अब इसको पूरे से डिवाइड करना है। अगर मुझे डायलेक्ट्रिक में प्लेस किया है तो इसको डिवाइड करना है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, वो होता है एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल, तो आपके पास ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हमारे पास कॉलम्स ला तो हमें ये कहता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो क्या वो कॉलम ला ब्रेक डाउन हो गया? तो ऐसा नहीं है, वो बेसिकली होता ये है हमारे पास। तो जैसे आपने डाइलेक्ट्रिक में प्लेस किया एक फ्री चार्ज को, तो उसके साथ भी एक चार्ज अकोमोलेट हो जाएगा, तो उसकी जो टोटल चार्ज को आपके पास यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देगा। और कितने टाइम कम करेगा हमारे पास, वो आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। रिलेटिव एप्सिलॉन आर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम ये वो कम कर देगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही है उसने पोलराइज कर दिया मटेरियल को। मटेरियल की पोलराइजेशन से आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक जो टोटल चार्ज है वो ये अगर ये पॉजिटिव है तो इसके साथ नेगेटिव मान लीजिए, टोटल चार्ज आपको यहाँ पे अंदर कम मिलेगा। फाइंड पोटेंशियल एट द सेंटर, ठीक है। वो इसको फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैं इसको पूरा पढ़ देता हूँ इसको। A metal sphere of radius a carries a charge capital Q. It is surrounded out to radius b by linear dielectric material of permittivity epsilon. Find the potential at the center. ठीक है। तो आपके पास एक है मेटेलिक स्फीयर,
तो ये रहा मेरे पास मेटेलिक स्फीयर। और इसके इसका जो रेडियस है हमारे पास वो है ए, ये इसका रेडियस है। और इसके गिर्द में है, सराउंडेड है एक डाइलेक्ट्रिक। ये रहा डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये भी सर्कल में है, जो मुझसे सर्कल यहाँ पे सही से बना नहीं है। तो इसका जो रेडियस है वो है बी। ठीक, तो ये रहा बी। और जो हमारे पास मेटेलिक स्फीयर है वो है ए। ठीक है, और इसके ऊपर पूरा टोटल चार्ज है इस मेटेलिक स्फीयर पे, वो है कैपिटल क्यू। फ्री चार्ज गिवन है, आपको पता है कि हमारे पास मेटल में फ्री चार्ज मौजूद होता है। तो फ्री चार्ज गिवन है, आपसे ये पूछा गया है थ्रू आउट स्पेस में। थ्रू आउट स्पेस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखेंगे ही, हमें चाहिए पोटेंशियल एट द सेंटर। इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल चाहिए। तो पोटेंशियल के पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, लेकिन आप सच ऐसे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको पोलराइजेशन चाहिए। ठीक है, और पोलराइजेशन कैसे कॉज हुई है? इलेक्ट्रिक फील्ड से ही कॉज हुई है। तो वो आप देखें ये रिकर्सिव डिपेंडेंसी। तो आपको पोटेंशियल के चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन वो पोलराइजेशन कॉज करती है। और पोलराइजेशन जो है आपके पास उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो फिर इस केस में जैसे मैंने आपको बताया था, जो चीज़ कन्वीनियंट होती है आपको डिस्कस करने के लिए, वो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम इसको मजीद एक्सप्लेन करें वो ये कि ये फ्री चार्ज है, फ्री चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। अब फ्री चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस जो बाय डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है इसको पोलराइज कर देगी। उस पोलराइजेशन की वजह से मटेरियल की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कह लें इसको। अब ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोलराइजेशन की वजह से कॉज हुई है, जिसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोबारा पोलराइज, तो ये इस केस को ज़्यादा आसानी से डील किया जा सकता है। वो है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो गॉस लॉ यूज़ करें सीधा सीधा। गॉस लॉ में यूज़ किया, अगेन मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है, वो है ये क्यू एफ है। तो गॉस लॉ यूज़ करें, यहाँ पे ये स्फेरिकल सिमेट्री है, स्फेरिकल सिमेट्री आपने कई मरतबा यूज़ की हुई है। तो वहाँ पे आपके पास मैं सीधा रिजल्ट लिख रहा हूँ इसका। तो स्फेरिकल सिमेट्री हमें देगी ये। ठीक है, और ये कब हमारे पास वैलिड है? ये तब वैलिड है, ये हम अंदर की बात नहीं कर रहे। अंदर तो हमारे पास पोलराइजेशन नहीं है, पोलराइजेशन तो हमारे पास ए से बाहर है। ठीक है, ए से बाहर है हमारे पास यहाँ पे पोलराइजेशन। इन पॉइंट्स के लिए, इस मेटल से बाहर के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है वो इजिकल टू क्यू ओवर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर है। और आपको पता है इनसाइड तो हमारे पास पोलराइजेशन भी जीरो है डाइलेक्ट्रिक के। तो इनसाइड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और आउटसाइड में हमारे पास जो है वो इनसाइड तो पोलराइजेशन भी जीरो है, पोलराइजेशन तो सिर्फ मटेरियल का हिस्सा है। तो मटेरियल इनसाइड हमारे पास पोलराइजेशन भी जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास यहाँ पे इनसाइड जीरो है, इनसाइड द मेटल। और आपके पास इस एरिया में, इस यहाँ पे जीरो है, इस एरिया में मटेरियल के अंदर हमें पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, जो हमारे पास वो रिजल्ट है डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ई। तो हमने यहाँ पे यही किया है। तो इस रिजल्ट को एप्सिलॉन से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। और बाय तो हमारे पास वैसे वैक्यूम है, वैक्यूम में हमारे पास जो परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस यूज होगी। और ये मेरे पास आउटसाइड द डायलेक्ट्रिक थ्रू आउट द स्पेस हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। जब आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो आपने बेसिकली क्या करना है, अब लाइन इंटीग्रल लेना है। लाइन इंटीग्रल लेना है फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सेंटर। अब हमने क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है, जो हमारा मेन टास्क था। तो मैं इन्फिनिटी से स्टार्ट करूँगा, इन्फिनिटी से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है इस रीजन में। फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये मैं सेंटर पे जाऊँगा। तो इन्फिनिटी से लेके हमने पोटेंशियल फाइंड करना है, रिलेटिव टू इन्फिनिटी फाइंड करना था। तो वो हमने फाइंड करना है सेंटर पे। तो पहले मैंने जैसे बताया इन्फिनिटी से लेके बी तक, तो ये मेरे पास आउटर रेडियस बी है। तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फ्री स्पेस की है, तो ये फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब मैं मटेरियल के अंदर आ गया, मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास मटेरियल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। और
इसके बाद अब मेटल पे जाना है। मेटल में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है 0। तो ये मेरे पास टोटल लाइन इंटीग्रल है फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सेंटर। और अ, अगर मैं आपको शो कर सकूं तो हमारे पास ये है, ठीक है, इन्फिनिटी से बी तक, बी से ए तक, और ए से ओरिजिन तक या सेंटर तक। तो ये इंटीग्रल हमने पहले भी कैलकुलेट किया हुआ इंटीग्रल, ये काफ़ी आसान है। इंटीग्रल बेसिकली है कि इसका 1/r² का, ठीक है। तो 1/r² का इंटीग्रल -1/r होता है। आप लिमिट्स पुट करेंगे, यहाँ पे आपको एक ही टर्म मिलेगी क्योंकि 1/∞ 0 हो जाएगा। यहाँ से आपको दो टर्म्स मिलेंगी और ये हमारे पास 0 का एंड लाइन इंटीग्रल 0 ही होता है। तो ये रहा मेरे पास टोटल पोटेंशियल इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक अराउंड अ मेटेलिक स्फीयर। वैसे हमसे ये पूछा नहीं गया कि बाउंड चार्जेस क्या होंगी, लेकिन वो देख लें एक वो फिजिकल पर्सपेक्टिव से, वो जो आप सोच रहे हैं, जो हम एज्यूम कर रहे हैं बिल्कुल वही होगा। और वो ये है कि पोलराइजेशन अगर आपने कैलकुलेट करना है तो हमने ये देखा कि ये P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर वैल्यू पुट करें तो मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन ये देखें, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पुट की मेरे पास पोलराइजेशन ये आ गई। इसका आप अगर डाइवर्जेंस लें, जो पोलराइजेशन की नेगेटिव डाइवर्जेंस, वो हमारे पास बाउंड चार्ज होता है, रो बी होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये हमारे पास 0 है। और अब अगर आप बाउंड चार्ज सरफेस पे लें सिग्मा बी, तो हमारे पास सिर्फ इसका एन लेना है हमारे पास, वो एन हमारे पास होगा ये, ठीक है। हमारे पास जो आर वेक्टर है वही नॉर्मल टू सरफेस, वही हमारे पास ये यूनिट वेक्टर होगा। तो इसके साथ आप डॉट लेंगे, ये 1 हो जाएगा, आपके पास जाके ये रह गया। और इन साइड आप देख रहे हैं ये नेगेटिव आया। नेगेटिव क्यों आया कि कि हमारे पास जो सरफेस है, अ, ये दो सरफेस हैं, ठीक है। ये है मटेरियल और ये हमारे पास मेटेलिक है। तो चार्ज डेंसिटी इस सरफेस पे है, आउटर चार्ज डेंसिटी इस सरफेस पे है, और वो है हमारे पास पॉजिटिव। और इनर सरफेस पे हमारे पास है नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास अंदर जो चार्ज रखा है वो पॉजिटिव है। तो अंदर चार्ज पॉजिटिव हुआ, इसने पोलराइजेशन इंट्रोड्यूस की, और पोलराइजेशन हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव रिपेल करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव इनसाइड द रेडियस ए पे हमारे पास, ये देखें ए रेडियस पे नेगेटिव है और आउटर रेडियस पे हमारे पास है पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास जो जितना चार्ज है जो इंड्यूस हुआ है वो सरफेसिस पे है, इनसाइड जो बाउंड चार्ज है सिग्मा रो बी वो 0 है।